नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स की रियल शुरुआत की। मित्रों, सबसे पहले हमने भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले तो अपनी बेसिक फिजिक्स जानी थी, ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में सबसे पहले अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए पढ़ा था कि जो सूर्य का प्रकाश अपनी धरती पर आ रहा है वो कैसे अपनी धरती पर पहुंच रहा है, उसी के बारे में। और मित्रों, उसमें भी मैं आपको बताऊं, मैंने 8 प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई थी। कॉस्मिक, गामा, अक्स, यूवी, वी, आईआर, एसआर, एलआर, क्रम से याद रखने के लिए बोला था। और मित्रों, मैंने यह कहा था कि जिस लाइट वाले चैप्टर में हम इस विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही पढ़ने वाले हैं। और मित्रों, अब हम एकदम प्रॉपर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लाइट वाले चैप्टर को, ठीक है। और मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, देखो, सबसे पहले तो कुछ इसकी बेसिक बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मित्रों मैं बताऊं, एक तो देखो, एक विद्वान था जिसका नाम था डेकार्ट, ठीक है। उस डेकार्ट ने क्या कहा कि जो अपना प्रकाश है, ठीक है, वो द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से बना है। किससे बना है? द्रव्यमान विहीन, है ना, कणिकाओं से बना है। किससे बना है? देखो, डेकार्ट नाम के विद्वान ने कहा कि जो अपना प्रकाश है वो द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से बना है। और इस डेकार्ट के बाद में मित्रों दूसरा विद्वान आता है, अर्थात देखो, विहीन कणिकाओं से, कणिकाओं मतलब ये प्रकाश की प्रकृति को किस रूप में बताने की बात कर रहे हैं? डेकार्ट ने कण रूप में बताने की बात की। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और क्वेश्चन इस स्टाइल में पूछा जाता है कि किस विद्वान ने प्रकाश की प्रकृति को कणीय बताया, या किस विद्वान ने प्रकाश की प्रकृति को तरंगीय बताया, या ऐसा कौन विद्वान था जिसने प्रकाश की प्रकृति को कणीय और तरंगीय दोनों बताया। इस क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं। डेकार्ट ने द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से प्रकाश को बना हुआ माना। न्यूटन ने डेकार्ट के मत का समर्थन दिया, अर्थात इसने भी प्रकाश की कौन सी प्रकृति बताई? प्रकाश की कण प्रकृति बताई। कैसी प्रकृति बताई? कण प्रकृति बताई। और मित्रों, तीसरे विद्वान का नाम बता रहा हूं, ठीक है, यह बता रहा हूं मैं, हाइगेन, ठीक है। और हाइगेन ने प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई। कौन सी प्रकृति बताई? तरंग प्रकृति बताई, ठीक है। और इसके बाद में चौथा विद्वान बता रहा हूं मित्रों, डी ब्रोगली। क्या बता रहा हूं? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने यह कहा कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति कहें तो कण व तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति प्रकाश की पाई जाती है। ये लो मित्रों, सबसे पहले यदि कोई पेपर, देखो मित्रों, अपन जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले तो कि डेकार्ट महोदय ने यह कहा कि प्रकाश तो कण प्रकृति का होता है, और न्यूटन महोदय ने कहा कि प्रकाश तुम भी न्यूटन महोदय ने भी यही कहा कि प्रकाश तो कण प्रकृति का ही होता है। और हाइगेन ने कहा कि प्रकाश तो तरंग प्रकृति का होता है। जबकि डी ब्रोगली महोदय ने कहा कि ए प्रकाश, कोई कण बता रहा है तेरे को, कोई तरंग बता रहा है, मैं तो तेरे को द्वैत प्रकृति बता रहा हूं, अर्थात तू कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। ये लो मित्रों, ये तो प्रकाश की प्रकृति की बात थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर यह बात करने वाले हैं कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। ये लाइट के आधार पर ही वस्तुएं देख रहे हैं मित्रों। ये वस्तुएं 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मतलब जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, ये 10th क्लास की मतलब अपने स्टेट बोर्ड की बुक में दे रखा है। तो हो सकता है स्टेट की कोई एग्जाम हो तो उन एग्जाम्स में प्रेफर किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को। और मित्रों, सबसे पहले हम ये वस्तुएं देख रहे हैं कि कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। मैं पहली प्रकार की वस्तु का बता रहा हूं, प्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। और दूसरी वस्तु है अप्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। और तीसरी वस्तु बता रहा हूं मैं, पारदर्शी। कौन सी वस्तु बता रहा हूं? पारदर्शी वस्तु। और चौथी बता रहा हूं मित्रों, अपारदर्शी। और मित्रों, 5वीं वस्तु बता रहा हूं मैं, अर्ध पारदर्शी। कौन सी वस्तु बता रहा हूं? अर्ध पारदर्शी वस्तु बता रहा हूं। देखेगा, बोर्ड पर गौर फरमाइएगा मित्रों, प्रदीप्त वस्तु तो किसे कहते हैं?
तमाम इस संसार की वो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, वो क्या कहलाती हैं, वो प्रदीप्त कहलाती हैं। क्या मतलब इस संसार की तमाम वो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त कहलाती हैं। जैसे मित्रों मैं बोलता हूं, जैसे अपने दैनिक जीवन की कुछ वस्तुएं मैं बोल रहा हूं, जैसे अपने बात करें तो फैन की, है ना, मतलब पंखे की, पंखा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? क्या पंखे के पास खुद का प्रकाश होता है क्या? नहीं होता है मित्रों, इसलिए वो प्रदीप्त नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूं मित्रों, क्या पृथ्वी अर्थ की बात करें, ग्रह की बात करें, ठीक है, क्या कोई ग्रह प्रदीप्त होता है क्या? नहीं, किसी भी ग्रह के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो फिर क्या प्रदीप्त होता कौन सा? अरे जिनके पास स्वयं का प्रकाश है वो प्रदीप्त होता है मित्रों। और वो यदि हम बात करें तो जैसे सूर्य है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है इसलिए वो प्रदीप्त है। जैसे तारों की बात करें, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है इसलिए वो प्रदीप्त हैं। तो इस संसार की तमाम वो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां एग्जाम्पल लिख रहे हैं सूर्य का, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं तारों का, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपने रूम में लगे बल्ब का, ठीक है। इसके अलावा अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? वो तमाम वस्तुएं मित्रों जिनके पास स्वयं का प्रकाश तो नहीं है, लेकिन यदि उस पर प्रकाश डाला जाए तो वो चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे अपनी टेबल है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, इसके ऊपर यदि आप प्रकाश डालोगे तो ये चमकेगी ना। अन्य कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी जैसे सरफेस है, ठीक है, वो अगर उस पर प्रकाश डालें वो चमकती है, तो मतलब खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन यदि उस पर प्रकाश डालें और वो चमकती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ये मित्रों दूसरे प्रकार की वस्तु थी। और तीसरे प्रकार की वस्तु का नाम है पारदर्शी वस्तु। कैसी वस्तु है? पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश यूं का यूं पूरा का पूरा मतलब गुजर जाता है वो कहलाती है पारदर्शी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं शीशे की, किसकी? शीशे की, शीशा कह दूं, है ना, शीशे की। क्या मैं यहां मिरर लिख सकता हूं क्या? मित्रों मिरर कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि मिरर के नीचे तो पॉलिश की हुई होती है। क्या की हुई होती है? पॉलिश। और शीशे के जब एक साइड में पॉलिश कर देते हैं तब वो शीशा ही क्या बन जाता है? मिरर। और ये मिरर तो किसका एग्जाम्पल आ गया? अपारदर्शी, कि ये तो प्रकाश को मतलब पार नहीं होने देता है। मिरर इसका एग्जाम्पल है। तो जैसे शीशा है, ठीक है, तो शीशे से मतलब शीशा कह दो या कांच कह दो, बात एक ही है, ग्लास, ठीक है, उसे प्रकाश आर पार चला जाता है, ठीक है, तो वो पारदर्शी वस्तु। और तमाम वो वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार नहीं आ जा पाता है वो क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी कहलाती हैं। जैसे मिरर है, अर्थात जितने भी हम आगे प्रकाश की एक घटना पढ़ेंगे मित्रों, परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की। उस परावर्तन की घटना में वो परावर्तक पृष्ठ हमेशा कैसा होता है? अपारदर्शी। कैसा होता है? अपारदर्शी। अर्थात मैं कहूं तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? देखो मित्रों हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, पहले एकदम मतलब छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। इनसे एकदम जितने स्ट्रॉन्ग और वाइड और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अर्ध पारदर्शी की मित्रों यदि बात करें तो अर्ध पारदर्शी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक कागज है, ठीक है, तेल से, ठीक है, भिगोया हुआ कागज, ठीक है, तेल से भिगोया हुआ कागज क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। ये लो मित्रों वस्तुएं थी, कितने प्रकार की वस्तुएं? 5 प्रकार की वस्तुएं। पांचों प्रकार की वस्तुएं मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दी और ये ही वस्तुएं हैं जो कि आपको लर्न रखना है मित्रों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो यहां से पूछता है, एक यहां से। एनसीईआरटी में दे रखा है तेल से भिगोया हुआ कागज अर्ध पारदर्शी होता है। अर्ध पारदर्शी सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। और अपारदर्शी में यह ध्यान रखना है मित्रों कि परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो हमेशा हमेशा कैसा होता है? अपारदर्शी। और मित्रों जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं?
अपवर्तक पृष्ठ, शीशे, कांच, या यहां लिख दूं मैं, या आप याद रखना अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? तमाम अपवर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं? पारदर्शी। कैसे होते हैं? पारदर्शी। और अप्रदीप्त वो वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश तो नहीं है, लेकिन यदि उन पर डाला जाए तो वो चमकती हो, क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त। और तमाम वो वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त कहलाती हैं। ये थी मित्रों वस्तु, मतलब इस संसार की, भौतिक संसार की वस्तुएं प्रकाश के आधार पर 5 प्रकार की। और मित्रों अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपने प्रकाश की विभिन्न घटनाओं की। मित्रों प्रकाश की तरह तरह की घटनाएं हम आगे पढ़ने वाले हैं, और हमारी पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा मित्रों, मैं परावर्तन के लिए पहले पूरी जो भी बातें हैं वो एक बार स्लाइड पर नोट कर रहा हूं, आप देखते चलना। ठीक है, देखो मित्रों, ये मैंने बना दी एक सतह है। ठीक है, और ये सतह तो कौन सी सतह है? ये अपना है, ये सतह है, और इस सतह पर क्या की हुई है? नीचे की तरफ पॉलिश की हुई है। क्या की हुई है? पॉलिश की हुई है। देखो मित्रों, एक बात तो, यदि इस सतह के नीचे पॉलिश कर दी, ठीक है, या कोई दर्पण तक कैसे भी हो, ये ऐसी सतह है कि इसके नीचे प्रकाश नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो मित्रों, इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है, ये लो आ गई। ठीक है, जैसे ये प्रकाश की किरण आएगी, यहां से टकराएगी, और टकरा कर वो इधर से ऐसे निकल गई। बोलो निकल गई क्या? और मित्रों ये लो बीच में ये क्या बन गया? ठीक है, अभिलंब अच्छी से नहीं बना ना, ये अभिलंब बना दिया। देखो मित्रों, मैंने क्या कहा? ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए इसका नाम दे रहा हूं मैं आपतित किरण। कौन सी किरण नाम दे रहा हूं? आपतित किरण। देखो अभी इसकी डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ जाएगा। आपतित किरण, आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और मित्रों ये यहां टकरा कर वापस जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। और मित्रों ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये इससे टकराकर जा रही है, तो ये पृष्ठ का नाम होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ, या कहें तो रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, देखना मित्रों पूरी प्रक्रिया। और इसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब या कहें तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और मित्रों इधर ध्यान देना, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, कोण का साइन तो ऐसे होता है, कोण का साइन ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो ये कोण आई, और इधर जो कोण बन रहा है उस कोण को बोलते हैं कोण आर। क्या बोलते हैं? कोण आर। देखो मित्रों एक बार पूरे चित्र को वापस देखना, मैंने क्या कहा? हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ बना लिया। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टेड सरफेस बना ली। और मित्रों इस परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की आपतित किरण आती है। अब नीचे की ओर पॉलिश की हुई है, और वो पॉलिश की होने की वजह से प्रकाश की किरण नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए ये टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, अब एक बात सुनना, आने वाली प्रकाश की किरण को हम बोल रहे हैं आपतित प्रकाश की किरण। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रेज बोल रहे हैं। और मित्रों टकराकर वापस जा रही है तो इसको परावर्तित होकर जा रही है, तो इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। और मित्रों किससे परावर्तित हो रही हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस से परावर्तित हो रही हैं। और बीच में यह है मित्रों अपना नॉर्मल अभिलंब। मित्रों फिर मैंने यह कहा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको परावर्तित कोण बोलते हैं। देखेगा मित्रों, अब हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो मित्रों क्या कर रहा हूं, जब आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके
वापस उसी माध्यम में लौट जाएं। बोलो वापस। देखो इधर ध्यान देना, ये माध्यम कौन सा है? पहला। कौन सा माध्यम है? पहला। और इसके नीचे ये माध्यम कौन सा है? दूसरा। बोलो एक बात हो, क्या ये प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा पाई? नहीं, यही रुक गई मित्रों। इसलिए अब इसकी अगली स्लाइड पर परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन लिख रहे हैं। किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं? परावर्तन की, ठीक है। जब प्रकाश, है ना, जब आपतित प्रकाश की किरणें, जब आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। देखो मित्रों, क्या हमने एकदम सही लिखा? क्या? जब आपतित प्रकाश की किरण, देखो इधर यही तो कह रहे थे, आपतित प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, इसे क्या कह रहे हैं? इसे ही तो अपन परावर्तन कहते हैं। और ये अपना विलंब था। देखो ये तो है इसकी परिभाषा। अब लिख रहा हूं मैं परावर्तन की क्या शर्तें। ये लो पहली शर्तें क्या, अब लिख रहा हूं मैं परावर्तन की शर्तें। और मित्रों मैं परावर्तन की पहली शर्त बताऊं आपको। पहली शर्त यह है कि माध्यम में ओनली कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। जैसे लास्ट स्लाइड पर देखो मित्रों, बोलो एक बात हो, जब यहां परावर्तन हो रहा है तो ओनली कितना माध्यम काम आया? एक माध्यम। कितना माध्यम? एक माध्यम। दूसरा माध्यम कोई काम आया क्या? नहीं, कोई काम नहीं आया, ठीक है। इसलिए मित्रों हम अगर बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि शर्त लिख रहे हैं तो माध्यम ओनली कितना हो? एक हो। और दूसरी शर्त यह है मित्रों कि ये आपतन कोण है ना, ये अपवर्तन कोण के क्या होना चाहिए? बराबर। ये लो दूसरी शर्त की बात कर रहे हैं। दूसरी शर्त यह है कि कोण आई, ठीक है, बराबर क्या हो? कोण आर। अर्थात आपतन कोण इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर हो हमेशा। यदि ये दो शर्त लागू होती हैं तो परावर्तन होगा, अन्यथा परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन के लिए मित्रों केवल इतनी सी बात बताई हमने कि आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर यदि वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। फिर मित्रों हमने ये कहा कि आप परावर्तन के लिए शर्त दो होती हैं, वो दो होगी तो ही परावर्तन होगा, अन्यथा परावर्तन नहीं होगा। पहली शर्त तो यह है कि माध्यम ओनली एक हो। दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण बराबर क्या हो? परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण बराबर आर, आई कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या है? देखो पीछे वाली स्लाइड पर देखो, ये यदि कोण आई 30 डिग्री है तो ये निश्चित है कि कोण आर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये बात है। और मित्रों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा और उन क्वेश्चंस को आप सोल्व, मतलब हम मिलकर सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो मित्रों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूं दो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, यदि कोण आई बराबर 45 डिग्री, ठीक है, देन कोण आर बराबर क्या होगा? ठीक है। अब मित्रों आपको यह मालूम है, इसको इजीली सोल्व कर सकते हो आप कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर होता है, बराबर होता है। तो यदि कोण आई 45 है तो यह भी कंफर्म है कि कोण आर भी कितना होगा? 45। और यह अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। देखो मित्रों निचले दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन को बदल रहा हूं, लैंग्वेज को, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कर रहा हूं मित्रों, ठीक है, कि यदि आपतित किरण, क्या कह रहा हूं? यदि आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है,
तो कोण आर बराबर क्या होगा? देखो मित्रों क्या कहा कि यदि आपतित किरण किससे, परावर्तक पृष्ठ से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो कोण आर मतलब परावर्तन कोण कितना होगा? कोण आर का मतलब परावर्तन कोण है। देखेगा मित्रों, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां एक डायग्राम बनाते हैं मित्रों, ये हमने डायग्राम बनाया, ये लो। बोलो एक बात, तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये अपना क्या है? अभिलंब। ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ठीक है, यहां कोण आई बनता है, यहां कोण आर बनता है। हमने क्वेश्चन में कहा यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से, ये आपतित किरण है, ये परावर्तक पृष्ठ है, इससे जो कोण बना रही है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभिलंब है और परावर्तक पृष्ठ है, इसके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्या कहा मैंने ये कहा अभिलंब, ठीक है, वह परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितनी डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ध्यान दो, यदि अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच 90 का बनता है तो 30 डिग्री ये हो गई, बच गई कितना? 60 डिग्री। यदि ये 60 है तो कंफर्म है ये भी क्या होगा? 60। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सबसे पहले तो ये बनाती है, तो कोण आई कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और यदि कोण आई 60 है देन तब कोण आर भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये अपना क्या आ गया मित्रों? आंसर आ गया। शायद आपको ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझ में आए होंगे मित्रों। और नेक्स्ट स्लाइड पर एक नेक्स्ट सवाल और देता हूं आपको, ठीक है, और वो नेक्स्ट सवाल की वापस लैंग्वेज बदलता हूं, ठीक है। और ये सवाल ये है, ठीक है, ये लो, यदि आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? परावर्तक पृष्ठ से या रिफ्लेक्टेड सरफेस से 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, विचलन कोण डेल्टा ज्ञात करो, ठीक है। देखो मित्रों हम इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और इसको सोल्व करना और भी, मतलब अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये कहा कि यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात करो, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों, एक बात तो ये परावर्तक पृष्ठ बना ली, क्या हमने बना ली। ये अपनी कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये अपनी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये अपना क्या है? ये अपना अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। देखा मित्रों, यदि आपतित किरण मतलब ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण है और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कोण आई है, ये कोण आर है, और मित्रों ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का दे रखा है अपन को? 30 का। अभी तो बताया था अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है मित्रों। तो यदि ये 90 का बनता है तो 30 डिग्री तो ये हो गई, तो ये कितना बचा? 60 का। कितने का बचा? 60 का। हमें पूछा है विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। देखो मित्रों विचलन कितना हुआ, या आप सपोज करना, आप क्या करना? सपोज करना मित्रों, यदि अपने सामने ये नहीं होता ये परावर्तक पृष्ठ, तो ये अपनी प्रकाश की किरण क्या ऐसे ही जाती? क्या ऐसे ही जाती? क्या बताओ, यदि अपने सामने ये नहीं होता तो क्या अपनी ये अपनी किरणें, आपतित किरण है, क्या ऐसे ही गुजरती? क्या, लेकिन इसमें विचलन आ गया और ये ऐसे गुजर गई, और ये इसका क्या हो गया? इसका विचलन कोण डेल्टा। क्या हो गया? विचलन कोण डेल्टा। अब ये अपन आराम से बना निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, जिसको अपन या तो सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं। और मित्रों अपन अब निकालते हैं, यदि कोण आई 60 है तो कोण आर भी कितना होगा? 60। हम ये कह सकते हैं कि कोण आई, बोलो देखो इस सरल
सरल रेखा पर एक तो आई बन रहा है, आर बन रहा है और डेल्टा, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। कोण आई का आपको मालूम चल गया 60 है, आर भी 60 है, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कोण डेल्टा हमें चाहिए 180 डिग्री में से, तो डेल्टा बराबर इसको उधर लेके चले जाएं तो 60 और 60 120, तो ये कितना बचा 60 डिग्री का, कितने बचा 60 डिग्री। ये अपना क्या आ गया मित्रों आंसर। क्या कहा मैंने मित्रों, मैंने ये कहा कि यदि आपतित किरण परावर्तक पर से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो ये आपतित किरण परावर्तक पर से 30 डिग्री का कोण बना लिया, तो अब आपतन कोण कितना बचा 60 डिग्री का बन गया। यदि आपतन 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। फिर मैंने ये पूछ लिया इस क्वेश्चन में विचलन कोण, विचलन तो यही है ना मेरे भाइयों कि देखो ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ये ऐसे ही जाती अगर ये अवरोध नहीं आता तो, लेकिन ये अवरोध आने की वजह से इसमें विचलन हो गया और ये ऐसे चली गई, तो यही तो विचलन बना इसका, तो ये इसका डेल्टा विचलन कोण हो गया। तो आप इस आई को आर को डेल्टा को जोड़ो तो ये यहां जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो फिर अपन ने इसका वैल्यू पुट की और अपने सामने आंसर आ गया। ये मित्रों 3 प्रकार के क्वेश्चन थे, तीनों प्रकार के क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पहले वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, मतलब वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। और मित्रों ये थे अपने परावर्तन की बेसिक बात, ठीक है। अब मित्रों डेफिनेशन भी देख ली परावर्तन की। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है, आपको परावर्तन के एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के मतलब अनुप्रयोग, ठीक है, कि इसका क्या कहां यूज होता है। तो मैं पहला एप्लीकेशन इसका जो बता रहा हूं आपको वो है मित्रों, सबसे पहले तो जैसे अपना मिरर आता है ना, उस मिरर में परावर्तन का क्या होता है यूज होता है, ठीक है। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, सबसे पहले मैं मिरर की बात करूं तो मिरर, पहली बात तो देखो अभी पहले भी पढ़ा रहा था मैं आपको, एक तो होता है कांच, ठीक है, कांच कह दो, इंग्लिश में ग्लास कह दो या शीशा कह दो, ठीक है। ये तो क्या होता है, इनसे तो प्रकाश आर पार आ जा सकता है, इसलिए ये पारदर्शी वस्तु होती है। यदि इस कांच की एक सतह पर पॉलिश कर दे तो वो प्रकाश दूसरे छोर पर नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इस कांच या शीशे पर है ना क्या करते हैं पॉलिश, और वो पॉलिश किसकी करते हैं, वो पॉलिश या तो एजी, एजी को मतलब एजी का मतलब तो अर्जेंटम, अर्जेंटम मतलब चांदी, ठीक है, एजी अथवा एल्यूमिनियम के लवणों की करते हैं, एजी या एल का मतलब एल्यूमिनियम के, ठीक है, लवणों की करते हैं। देखो मित्रों इधर देखना बोर्ड पर, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिरर 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण, ठीक है। दर्पण वह होता है, क्या है दर्पण, यदि कांच या शीशे के एक तरफ एजी या एल के लवणों की पॉलिश कर दे तो मिरर बनता है। और ये मिरर 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है मित्रों स्पेरिकल मिरर। कौन सा, स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है। देखो प्लेन मिरर का मतलब तो होता है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण। और स्पेरिकल का मतलब होता है मित्रों गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। और देखो दोस्तों ये गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। देखो मित्रों आपको एक बात बताऊं, इसके एप्लीकेशन, हम पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मिरर। पहले एक बार परावर्तन का मिरर पूरा बेसिक से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैं उत्तल और अवतल का बेसिक डिफरेंस समझाता हूं, फिर अपन प्रतिबिंब निर्माण सब चीजें पढ़ेंगे। एक बार उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर बेसिक डिफरेंस समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें दर्पण 2 प्रकार के देखे अपन ने, एक तो समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण के कितने भाग देखे अपन ने, 2। एक का नाम कौन सा है, उत्तल, और दूसरे का नाम कौन सा है, अवतल, ठीक है। देखो मित्रों इधर ध्यान देना, जनरल कंपटीशन में केवल कई बार तो ये हल्का सा ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, उत्तल। देखो सबसे पहले तो मैं ये बात कर रहा हूं इन दोनों में कि इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, है ना। तो उत्तल दर्पण में इमेज बनेगी वो हमेशा छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी बनेगी,
ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अवतल में वो इमेज कैसी बनती है, बड़ी। इमेज कह दो या प्रतिबिंब कह दो, बात एक ही है, ठीक है। दूसरी बात, यदि इमेज छोटी बनती है तो एरिया इसमें ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो उत्तल में यदि इमेज छोटी बन रही है तो एरिया तो ज्यादा आएगा, ओवल सी बात है, तो एरिया मतलब ज्यादा, ठीक है, एरिया क्या आएगा, ज्यादा। जबकि अवतल में एरिया क्या आएगा, कम आएगा। एरिया के बाद में हम आगे की चर्चा करें तो मित्रों अब बात आती है फोकस की। क्या फोकस की, क्या इस उत्तल में फोकस होगा, क्या इसमें फोकस ही उत्तल में नहीं होगा। देखो उत्तल में फोकस नहीं, आप कल्पना करो जैसे आपके पास एक फोटो है, ठीक है, मतलब एक मोबाइल की फोटो है, ठीक है, उस मोबाइल में ग्रुप फोटो है एक, ठीक है। बोलो एक बात हो, यदि वो सारे सभी चेहरे आपको उसमें दिख रहे हैं, क्या आप किसी चेहरे पर फोकस कर पाओगे, नहीं। यदि आप उसको जूम करते हो, बड़ा करते हो तो फोकस कर पाते हो। वैसी ही बात है कि उत्तल दर्पण में फोकस नहीं होता है। हालांकि फोकस क्या है, ये तमाम बातें हम मतलब आगे की क्लास में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये फोकस नहीं करता है। अच्छा, अगर इस अवतल की बात करें तो क्या इसमें फोकस होता है, क्या बिल्कुल होता है, ठीक है। अब बात आती है उत्तल और अवतल के एग्जाम्पल की, ठीक है। तो मित्रों मैं उत्तल और अवतल के एग्जाम्पल की बात बताऊं तो ये लो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसकी एग्जाम्पल्स की बात करता हूं, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूं मैं उत्तल और इधर लिख रहा हूं मैं अवतल, ठीक है। मतलब इनका उपयोग कहां होता है, देखो जैसे उत्तल का उपयोग होता है वो मैं बताऊं आपको। एक तो होता है मित्रों जैसे ड्राइवर जो होता है ना, देखो उत्तल के लिए हमने 3 बातें पढ़ी है अभी। सबसे पहले क्या पढ़ी है, पहली बात तो इसमें जो इमेज होती है वो हमेशा छोटी बनती है, एरिया ज्यादा कवर होता है, फोकस होता नहीं है। इसके लिए 3 बात पढ़ी कि एरिया ज्यादा कवर नहीं होता है, इमेज बड़ी बनती है और फोकस होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां होता है कि इमेज बड़ी है उसको छोटा करके देखना। जैसे आप इमेजिन करो मित्रों, जैसे कोई ड्राइवर है, उस ड्राइवर के सीट के पास में जो मिरर लगा होता है, बोलो एक बात हो, पीछे के पूरे एरिया को कवर करना होता है ना। तो जैसे एक बात बताओ, वो अपना मिरर तो बिल्कुल छोटा सा है ना, उसके पीछे जैसे कि ट्रक है, तो ट्रक तो बहुत बड़ा है ना, वो भी इसमें समाहित है। ट्रक को छोड़ो, बहुत बड़े वाइड एरिया को वो कवर कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण मतलब बड़े वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम इसका पहला एग्जाम्पल तो देख रहे हैं साइड मिरर में। किसमें देख रहे हैं, साइड मिरर में। किसमें देख रहे हैं, साइड मिरर में। दूसरा इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो जैसे मित्रों जो पार्किंग मिरर होता है ना, जैसे पार्किंग मिरर में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। पार्किंग मिरर में उत्तल का ही यूज करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मित्रों, तीसरा एग्जाम्पल जैसे ब्लाइंड टर्न रोड होती है ना, वहां भी करते हैं, ठीक है। ब्लाइंड टर्न जैसे पहाड़ी एरिया, मतलब पहाड़ी एरिया है, उसके अंदर जो एकदम ब्लाइंड टर्न या घुमावदार सड़कें होती हैं, तो ब्लाइंड टर्न रोड पर भी इसका यूज करते हैं। चौथा देखो मित्रों, एक होता है जिसे सोडियम लैंप का नाम सुना होगा आपने, उस सोडियम लैंप में भी इसी का यूज करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। ये मैंने कुछ उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल बताए और अब इधर मैं कुछ अवतल दर्पण के एग्जाम्पल बता रहा हूं। यदि अवतल दर्पण के एग्जाम्पल की बात करें मित्रों, तो अवतल दर्पण का पहला एग्जाम्पल तो है, इसका उपयोग ईएनटी स्पेशलिस्ट करता है। कौन करता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। देखो ईएनटी का मतलब तो ईयर नोज थ्रोट, इसका जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे यदि हमारे इन ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है ईएनटी में, तो जो डॉक्टर होता है वो इनका मतलब इनको बड़ा करके देखता है। तो आपको पता है किसी भी वस्तु को बड़ा करके या इमेज जो बड़ी दिखाई वो तो अवतल ही तो होता है, तो ये ईएनटी स्पेशलिस्ट। दूसरा होता है मित्रों सेविंग मिरर। कौन सा मिरर होता है, सेविंग मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर, शेविंग करने वाला जो मिरर होता है या नाई की दुकान में जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है, सेविंग मिरर होता है। वो सेविंग मिरर होता है और वो अवतल दर्पण होता है। वो उस वस्तु का जिसे हमारा प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। और इसके अलावा मित्रों हम बात करें तो जहां भी मतलब है ना, जैसे तीसरा एग्जांपल लिखें तो अपन डेंटिस्ट लिख सकते हैं, दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का यूज करता है, इसी अवतल दर्पण का, मतलब जहां भी कहीं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं, कौन सी लाइट, हेडलाइट, वहां भी किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो जहां भी किसी चीज को बड़ा करके देखना होता है ना, वहां हम क्या करते हैं, वहां अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साफ सी बात पहले ही बता दी थी मैंने इससे गत स्लाइड पर। देखो ये है मेन बात, तो
कि ये इमेज को छोटी बनाता है, ये इमेज को बड़ी बनाता है। छोटी बनाता है तो ज्यादा एरिया कवर होगा ही होगा, अगर इमेज छोटी छोटी होगी तो एरिया तो ज्यादा कवर होगा। इसमें इमेज बड़ी बनाएगा तो एरिया कम ही कवर होगा, ठीक है। और इसमें फोकस नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। अब देखो फिर इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिए मित्रों। ये हमने सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ना शुरू किया था कि सबसे पहले तो मतलब अलग अलग विद्वानों के अनुसार प्रकाश को कोई विद्वान कण मानता है, कोई तरंग मानता है, कोई दोनों मानता है। फिर हमने पढ़ा मित्रों आज की क्लास में कि वस्तुएं इस संसार में 5 प्रकार की होती, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। फिर मित्रों हमने पढ़ा सबसे पहले प्रकाश की विभिन्न घटनाओं को पढ़ने की शुरुआत की थी। सबसे पहली घटना प्रकाश की थी परावर्तन, और परावर्तन की मित्रों सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन देखने के बाद में हमने परावर्तन के बारे में जाना कि परावर्तन कैसे होता है, मतलब ठीक है। और इससे रिलेवेंट अपने 3 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और फिर अपने परावर्तन की शर्तें देखी मित्रों। और परावर्तन देखने के बाद परावर्तन के एप्लीकेशन देख रहे हैं मित्रों। सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने आपको मिरर बताया है। मिरर में मित्रों मैंने सबसे पहले आपको कौन सा मिरर, मतलब मिरर में 2 प्रकार के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्पेरिकल मिरर होता है। और यदि हम बात करें स्पेरिकल मिरर की तो ये 2 प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है। मित्रों इतना ही नहीं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव इन मिरर में मतलब जो इमेज बनती है वो बनती कैसी है, इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आगे की चर्चा है जारी रहेगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद मित्रों।